हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजेश्री सेनापति। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये इनफर्टिलिटी के कौन से कारण होते हैं, इनफर्टिलिटी किस वजह से होती है। हमेशा ओपीडी में पेशेंट आते हैं, हम उनके लिए बहुत सारे टेस्ट लिख के देते हैं, सोनोग्राफी हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, हार्मोनल स्टडीज़ हो। पेशेंट के रिलेटिव को लगता है कि डॉक्टर हमारे इतने सारे टेस्ट क्यों करा के ले रहे हैं, इतने सारे टेस्ट की क्या ज़रूरत है। देखो, इनफर्टिलिटी एक रॉकेट साइंस नहीं है। इनफर्टिलिटी में मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर, इन सब की थरो जांच करनी जरूरी है और इसीलिए थरो इन्वेस्टिगेशन करके समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम किस में है, कौन से यूट्रस में है, ओवरीज में है, फॉलिकुलर स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम है। ये सब हमें इनफर्टिलिटी के टेस्ट में सब समझता है। इवन मेल पार्टनर का भी पूरी तरह से टेस्ट करने चाहिए। आज हम देखते हैं कि व्हाट आर द टेस्ट फॉर द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हम कर सकते हैं। पहले वुमेन पार्टनर में हम लोग रूटीन टेस्ट करते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, सीबीसी है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड शुगर फास्टिंग है, एचआईवी है, वीडीआरएल है, T3 T4 TSH है। हीमोग्लोबिन से समझता है कि पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है। सीबीसी से हम जानते हैं कि बॉडी में किधर इन्फेक्शन तो नहीं है ना। ब्लड ग्रुप से समझता है कि हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप सेम तो नहीं है ना। पेशेंट का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव तो नहीं है ना। ब्लड शुगर से ये जानकारी मिलती है कि पेशेंट को या पेशेंट के हस्बैंड को डायबिटीज़ तो नहीं है ना। HIV VDRL से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज समझ में आती है। थायराइड से ये समझ में आता है कि पेशेंट को हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड तो नहीं है ना। फिर आते हैं रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, उसमें आती है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में समझता है कि यूट्रस है कि यूट्रस नहीं है, यूट्रस का शेप क्या है, यूट्रस का साइज़ क्या है, वेदर कुछ यूट्रस में एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है ना, कोई गांठ तो नहीं है ना, ओवरीज कैसे है, ओवरीज में कोई सिस्ट नहीं है ना, PCOD नहीं है ना। ये सब हमें अल्ट्रासोनोग्राफी से समझता है। हमें सोनोसाल्पिंगोग्राफी भी कर सकते हैं, जिसमें अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस हम लोग डाई या वाटर अंदर यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं और सोनोग्राफी के थ्रू उसका फ्लो देखते हैं, कैसे वो फ्लो का मूवमेंट फैलोपियन ट्यूब से है, और यदि वो फ्लूइड बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी हमें सोनोग्राफी से जानकारी मिलती है। कभी कभी कोई ओवरियन सिस्ट मिली या एब्नॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस मिले तो CT स्कैन और MRI भी हम कर सकते हैं। हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी भी करते हैं, जो डायपेटेंसी है टेस्ट वो कर सकते हैं, जिसमें सर्विक्स के अंदर से यूट्रस में हम डाई डालते हैं और उसके बाद हम लोग पेट के एक्सरे निकालते हैं। उसमें ये समझ में आता है कि वेदर सर्विक्स बराबर है कि नहीं, यूट्राइन कैविटी नॉर्मल है कि नहीं, फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल और हेल्दी है कि नहीं, उससे फ्लो बराबर है कि नहीं। ये सब हमें रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग से समझ में आता है। फिर मेन होती है ओव्यूलेशन टेस्ट। ओव्यूलेशन टेस्ट मतलब इधर पेशेंट का एग बराबर साइज में बढ़ता है कि नहीं, एग रप्चर होता है कि नहीं, ये सब हमें ओव्यूलेशन टेस्ट में समझते हैं। ये ओव्यूलेशन टेस्ट कौन से प्रकार के होते हैं? एक तो सिंपल सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट कर सकते हैं। सर्विक्स से हम लोग डिस्चार्ज लेके देख सकते हैं कि ये सर्वाइकल म्यूकस थिन है कि नहीं, उसमें अमाउंट बढ़ता है कि नहीं। जब ओव्यूलेशन होता है तो ये थिन हो जाता है पानी जैसा और उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। सर्वाइकल म्यूकस हम स्पिन बार्केटिंग टेस्ट कर सकते हैं। स्पिन बार्केट मतलब सर्वाइकल म्यूकस कितना स्ट्रेच हो सकता है, यदि वो ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है मतलब ओव्यूलेशन के चांसेस ज़्यादा है। तीसरी टेस्ट होती है फन टेस्ट। फन टेस्ट मतलब सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट स्लाइड पे लेके अंडर माइक्रोस्कोप देखने का, तो उसमें समझता है कि यदि फर्निंग है मतलब ओव्यूलेशन नहीं है। जब फर्निंग डिसअपियर हो जाती है इसका मतलब ओव्यूलेशन हो गया है। ये फर्निंग अपना अंदर एस्ट्रोजन कितना है ये हमें जानकारी देता है। एक नॉर्मल पेशेंट घर पे कर सकता है, वो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, मतलब सुबह उठ के ही ब्रश करने के पहले थर्मामीटर मुंह में रखकर टेम्परेचर लेना। और सपोज थर्मामीटर में समझ 3-4 दिन लगातार करने से जब टेम्परेचर बढ़ जाता है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन हुआ है। ये प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट की वजह से होता है। बाद में फॉलिकुलर स्टडीज़ मतलब 10th डे ऑफ मेंसेस से अल्टरनेट डे या रोज पेशेंट की सोनोग्राफी की जाती है। उसमें ओवरीज का साइज़, एग का साइज़, कितने एग्स बाहर आ रहे हैं उसका साइज़, एग रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
ये भी उसमें समझते हैं। आजकल ओव्यूलेशन स्लाइड टेस्ट भी आते हैं जो आइदर सलाइवा से कर सकते हैं, यूरिन से कर सकते हैं। सलाइवा से हम देख सकते हैं कि उसमें फर्निंग है कि नहीं। फर्निंग डिसअपीयर होता है मतलब ओव्यूलेशन हो गया है। और यूरिन में हमें एलएच राइज दिखता है। एलएच राइज मतलब ओव्यूलेशन हुआ है। तो टेस्ट में यूरिन डाल के इधर 2 लाइन आते हैं, इसका मतलब ओव्यूलेशन हुआ है। और दूसरी टेस्ट है कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये हमें बताती है कि अपने अंडाशय में ओवरिन रिजर्व कितना है। फिर प्रोलैक्टिन लेवल्स भी हम करते हैं। यदि पेशेंट को गैलेक्टोरिया है मतलब उसके ब्रेस्ट से दूध आ रहा है तो भी ये टेस्ट की जाती है। कभी कभी हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया मतलब प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने से भी बच्चे नहीं होते हैं। कभी पिट्यूटरी में अपने माइक्रो या मैक्रो एडेनोमास मतलब छोटी छोटी सिस्ट होती है, इसके वजह से प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है, इसके वजह से भी हमें बच्चे नहीं होते हैं। ब्लड में सीरम प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट हम कर सकते हैं। यदि सीरम प्रोजेस्टेरॉन 5 नैनोग्राम से कम है, इसका मतलब लुटियल फेज डिफेक्ट है। यदि 15 नैनोग्राम पर ml है मतलब ये ओव्यूलेशन सजेस्ट करता है, यदि हम ये मिड लुटियल फेज में करते हैं। कभी कभी हमें डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज भी करना पड़ सकता है। इससे हमें ये समझता है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कैसी है, एंडोमेट्रियम का थिकनेस कैसा है और एंडोमेट्रियम का हार्मोनल स्टेटस कैसा है, ये हमें डायलेटेशन और क्यूरेटाज से समझते हैं। कभी कभी सर्विक्स स्टेनोस्ट होता है तो डायलेटेशन क्यूरेटाज करने से सर्विक्स का स्टेनोसिस निकल जाता है और स्पर्म सीमेन की एंट्री, स्पर्म की एंट्री सर्विक्स से बहुत आसानी से हो जाती है। यदि मेडिसिन दे दिए, सब इन्वेस्टिगेशन कर दिए, फिर भी बच्चा नहीं होता है तो हम लैप्रोस्कोपी करते हैं। लैप्रोस्कोपी में हमें समझता है कि यूट्रस कैसा है, ओवरीज कैसे है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है ना, कोई पेरिडोनल फैक्टर है क्या, विद पेशेंट को टीबी, एंडोमेट्रियोसिस या कोई सिस्ट या कोई फाइब्रॉइड ऐसे तो कुछ नहीं है ना, ये हमें लैप्रोस्कोपी से समझता है। हम आजकल लैप्रोस्कोपी हिस्टोस्कोपी दोनों साथ में करते हैं, उसको हिस्टोलैप्रोस्कोपी कहते हैं। इससे हिस्टोस्कोपी से समझता है कि इंट्रायूटेराइन कोई अड़िजन तो नहीं है ना, अंदर कोई पॉलिप या एंडोमेट्रियम का थिकनेस कैसा है, एंडोमेट्रियम का कैरेक्टर कैसे है, ये हमें हिस्टोस्कोपी से समझता है। देखते हैं कि ये हुआ, हम बात कर रहे थे फीमेल पार्टनर्स की। अभी देखते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस में हमें ये समझता है कि बेटा अस्पर्मिया तो नहीं है। अस्पर्मिया मतलब इजैकुलेशन में स्पर्म्स ही नहीं आते, मतलब सीमेन ही बाहर नहीं आता, उसको बोलते हैं अस्पर्मिया। कभी कभी अजोस्पर्मिया होता है मतलब स्पर्म एब्सेंट होते हैं। कभी कभी ओलिगोस्पर्मिया होता है मतलब 15 मिलियन से भी कम 1 ml में स्पर्म्स होते हैं, इसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अस्थेनोस्पर्मिया मतलब स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होना। टेराटोस्पर्मिया मतलब एबनॉर्मल स्पर्म्स होना। नेक्रोस्पर्मिया मतलब स्पर्म्स डेड होना। और ग्लोबोस्पर्मिया मतलब स्पर्म्स में जो एक्रोसोमल कैप होते हैं वो नहीं होते हैं, तो उसको ग्लोबोस्पर्मिया कहते हैं। जब भी पेशेंट को अजोस्पर्मिया होता है तब हमें टेस्टिकुलर बायोप्सी करनी चाहिए। बाद में स्पर्म सर्वाइकल म्यूकस कॉन्टैक्ट टेस्ट करते हैं। इसमें ये समझता है कि स्पर्म सर्वाइकल म्यूकस में कैसे पेनिट्रेट करता है, वेदर स्पर्म अच्छा से सर्वाइकल म्यूकस मिक्स होता है कि नहीं होता है। पोस्ट कॉर्टल टेस्ट भी कर सकते हैं। पोस्ट कॉर्टल टेस्ट में सेक्स के बाद सर्वाइकल म्यूकस लिया जाता है, उसमें समझते हैं कि कितने स्पर्म डेड है या कितने स्पर्म लाइव है, मोटिलिटी कैसी है, ये हमें पोस्ट कॉर्टल टेस्ट में समझते हैं। कभी कभी पेशेंट का यूरिन एग्जामिनेशन भी किया जाता है। सपोज पेशेंट को रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है मतलब सीमेन बाहर नहीं आता और अंदर इजैकुलेट होके वो यूरिन से स्पर्म्स निकल जाते हैं, उसको रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। इस वक्त यूरिन में हमें स्पर्म्स दिखते हैं। कभी कभी पेशेंट का हार्मोनल ऐसे भी किया जाता है, उसमें सीरम टेस्टोस्टेरोन किया जाता है। इफ़ कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी दिखती है तो या जेनेटिक्स एब्नॉर्मलिटी है या फैमिली हिस्ट्री में है तो क्रोमोसोमल टेस्ट भी की जाती है। स्पर्म पेनिट्रेशन टेस्ट भी की जाती है। कभी लगा कि वास डिफरेंस में ब्लॉक हो तो वाइजोग्राम भी किया जाता है। कलर डॉपलर भी करते हैं हम मेल पार्टनर का, इससे समझता है कि स्क्रोटम कैसा है, टेस्टिस स्मॉल है कि नॉर्मल साइज है, नॉन डिसेंडेड टेस्टिस तो नहीं है ना, वेरिकोसिल है क्या। इवन वेरिकोसिल में
स्पर्म क्वांटिटी क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। यदि पेशेंट को हाइड्रोसिल हर्निया ऐसे तो कोई बीमारी नहीं है ना। हमें इसके साथ साथ पेशेंट का रूटीन इन्वेस्टिगेशन भी करने चाहिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन, जैसे एनीमिया नहीं है ना, HIV, VDRL जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस नहीं है ना, ये हमें करना जरूरी है। पेशेंट को डायबिटीज नहीं है ना, ये सब हमें पेशेंट के जांच करने के बाद ही समझता है। आई होप आपको मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में कौन से इन्वेस्टिगेशन से जांच करते हैं इसकी जानकारी आपको मिली हो। Thank you very much. If you like the video, please share it, subscribe it, and please don't forget to press the bell icon. मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनफर्टिलिटी के जो उपाय है या कोई मैनेजमेंट है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। थैंक यू सो मच।